तो कुछ ही दिनों में आप अपना पीसी बिल्ड करने वाले हैं या फिर आपके अंदर सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं अपना खुद का कस्टम पीसी बिल्ड करूंगा तो मुझे किन किन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर्चुनेटली अब पहले की तरह आपको इंटरनेट में जाके ढेरों आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन से पार्ट्स आपको चाहिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक पीसी को स्क्रैच से बनाने के लिए आपको कौन कौन से पार्ट्स को मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है। तो एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारे कंप्यूटर का दिमाग, या कहें कि प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन शॉर्ट सीपीयू। बिना सीपीयू आपका कंप्यूटर एक डेड मशीन है जो कि कुछ नहीं कर सकता, मींस इट्स कम्प्लीटली यूजलेस। हम अपने कंप्यूटर में जो भी टास्क करते हैं उसके इंस्ट्रक्शन सारे डिवाइसेस को सीपीयू के द्वारा ही दिए जाते हैं। दुनिया भर की कैलकुलेशंस जो भी कंप्यूटर में परफॉर्म की जाती है वो सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। सो सबसे पहला पार्ट जो हमें चाहिए होता है वो है सीपीयू। सो अगर आप एक कस्टम पीसी बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सीपीयू सिलेक्ट करना पड़ता है। नाउ सेकेंड पार्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सिंपली एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें आपके पीसी के सारे कंपोनेंट्स वगैरह अटैच किए जाते हैं। ये एक तरीके का सेंट्रल हब है जो कि आपके सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है एंड उन्हें मैनेज करता है। इसमें पहले से ही सर्किट्स या कनेक्शंस बने हुए होते हैं। आपको स्लॉट्स और कई सारे पोर्ट्स दिए जाते हैं जिसमें आप अपने कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू या रैम वगैरह को अटैच कर सकते हैं। मदरबोर्ड ही वो कंपोनेंट है जो आपके सीपीयू के द्वारा दिए गए सिग्नल को बाकी डिवाइसेस तक कम्युनिकेट करता है, या आसान भाषा में कहें तो आपके पीसी के सारे डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम मदरबोर्ड का ही होता है। नाउ थर्ड कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन शॉर्ट रैम। देखो, जब से स्मार्टफोन का चलन बढ़ा है तब से रैम शब्द से तो बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन एक्चुअल में रैम होती क्या है? रैम सिंपली एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो कि आपके उस डेटा या उस प्रोग्राम को होल्ड करती है जिस पर आप करंटली वर्क कर रहे हो। यानी कि जैसे ही आप अपने पीसी को शट डाउन करते हो, रैम अपने अंदर स्टोर सारे डेटा को लूज कर देती है। एक कंप्यूटर के लिए रैम बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है क्योंकि सीपीयू के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको उस प्रोग्राम को सबसे पहले रैम में ही लोड करना पड़ता है, उसके बाद ही सीपीयू उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा पाता है। अब आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीसी के लिए 4 GB से लेकर 64 GB तक के मल्टीपल मॉड्यूल्स खरीद सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपको मदरबोर्ड उनके साथ कंपेटिबल है एंड उसमें उतने रैम स्लॉट्स दिए गए हैं। नाउ बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की जो कि आपको चाहिए होगा, वो है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? देखो, स्टोरेज डिवाइसेस एक नॉन वॉलेटाइल या कहें कि परमानेंट मेमोरी होती है जो कि आपके डेटा जैसे कि आपकी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स या कोई भी प्रोग्राम को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर करके रखती है, फिर चाहे आपका कंप्यूटर पावर ऑन हो या फिर ऑफ हो। सो आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो है या तो एक मैकेनिकल हार्ड ड्राइव या फिर एक डिजिटल सॉलिड स्टेट ड्राइव या कहें कि एसएसडी। देखो, एसएसडीज और हार्ड ड्राइव अलग अलग टाइप्स की होती है जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट इन जनरल एसएसडीज आपकी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से फास्ट होती है क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। वो डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर रखती हैं एंड फास्ट होने के साथ साथ एसएसडीज कॉस्टली भी होती हैं। सो लोग जनरली एसएसडीज में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि उनका बूटिंग टाइम और प्रोग्राम लोडिंग टाइम कम हो जाए, और हार्ड ड्राइव जो होती है उसमें अपने डेटा को स्टोर कर लेते हैं परमानेंटली। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की जो कि है सीपीयू कूलर। देखो, अभी हमने ऊपर कहा था कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी कि पूरे कंप्यूटर को हैंडल करने का काम सीपीयू के ऊपर ही होता है। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ जितना ज़्यादा काम करेगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है या फिर वो कम्प्लीटली बर्न आउट भी हो सकता है। बट मॉडर्न सीपीयूज बर्न आउट होने से पहले ही शट डाउन हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू फ्लॉलेसली ऑपरेट करे तो हमें उसको ठंडा रखना पड़ता है। सो अपने सीपीयू को कूल रखने के लिए हमको चाहिए होता है, यस यू गेस्ड इट राइट, अ सीपीयू कूलर। सीपीयू कूलर आपके अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल एयर बेस्ड फैन कूलर या फिर प्रॉपर वाटर कूलिंग सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने सीपीयू पर कितना लोड डालते हो। एंड होता यह है कि मोस्टली सीपीयूज जब आप बाय करते हो तो उनके साथ आपको स्टॉक कूलर भी दिया जाता है, जो कि लोग इतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो आफ्टर मार्केट कूलर से कम एफिशिएंट होते हैं एंड थोड़ा सा
ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड उनकी कूलिंग भी कम इफेक्टिव होती है। खासकर अगर आप अपने CPU को ओवरक्लॉक करते हो तो ये एक मस्ट है कि आपको एक्सटर्नल आफ्टर मार्केट कूलर बाय कर लेना चाहिए रेदर देन यूजिंग अ स्टॉक कूलर दैट कम्स विद द CPU। अब बात करते हैं लिस्ट में अगले कंपोनेंट की, जो कि है एक कंप्यूटर केस। तो यार आपने सारे पार्ट्स जुटा तो लिए अपने PC के लिए, बट अब ऐसा थोड़ी है कि उन्हें ऐसे ही खुला लेके डोलते रहोगे। कुछ तो चाहिए ना आपको जिसमें आप उन सारे पार्ट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सको। तो बस उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है आपका कंप्यूटर केस। तो कंप्यूटर केस सिंपली एक बॉक्स होता है जो कि डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा मदरबोर्ड या कौन से कंपोनेंट उसमें फिट करने वाले हैं। वो मेटल का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है। कुछ RGB लाइट्स के साथ आते हैं, कुछ लाइट्स के बिना आते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं या कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, आप अपने केस को कैसा लेना चाहते हैं। जनरली इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बाय अ केस विथ फैंस, बिकॉज सिर्फ आपका CPU ही नहीं है जिसको कूलिंग चाहिए होती है, आपके केस के अंदर भी टेम्परेचर डाउन रहे इसके लिए केसेस में भी फ़ैन दिए जाते हैं, जिससे होता यह है कि सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर एयर फ्लो मिलता है एंड वो ओवरहीट होकर डैमेज नहीं होते हैं। देखो अभी तक हमने काफ़ी कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं, पर वो सारे कंपोनेंट्स को रन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पीस अभी भी मिसिंग है एंड दैट इज़ अ पावर सप्लाई यूनिट। क्योंकि बिना PSU आपके सारे कंपोनेंट्स बस प्लास्टिक और मेटल के महंगे कचरे के बराबर है। जब तक उन्हें पावर नहीं मिलेगी वो यूजलेस हैं। देखो एक पावर सप्लाई यूनिट कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लाइक ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर। बट अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो इसका यूज़ होता है आपके सॉकेट से मिलने वाले हाई वोल्टेज AC सप्लाई को लो वोल्टेज DC सप्लाई में कन्वर्ट करना, ताकि आपके सारे पार्ट्स को एडिक्वेट पावर सप्लाई मिल पाए एंड वो यूजेबल हो पाए। आप जो भी कंपोनेंट अपने PC के लिए खरीदते हो उनमें लिखा होता है कि वो उनको ऑपरेट करने के लिए कितने वॉट की पावर चाहिए। सो आप अपने सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके अपने हिसाब से एक पावर सप्लाई सिलेक्ट कर सकते हो एंड यूजुअली जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा पावर की पावर सप्लाई यूनिट आपके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि पहले तो उसमें अपग्रेड की सुविधा मिलती है कि अगर इन फ्यूचर आप किसी कंपोनेंट को अपग्रेड करते हो जो कि थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है आपके पहले वाले कंपोनेंट से, तो उस समय आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या मेरी पावर सप्लाई इतने लोड को हैंडल कर पाएगी। एंड सेकेंडली पावर सप्लाई यूनिट डिलीवर्स मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द सप्लाई रन्स एट 50 to 60% लोड। एंड हाँ, ये सारे कंपोनेंट्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी तो जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एक बेस्ट कंपोनेंट चुनने में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन तो बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करो। नाउ अब अपने केस के अंदर जाने वाले लास्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है GPU या कहें कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। देखो जैसे CPU एक प्रोसेसर होता है वैसे ही GPU भी एक प्रोसेसर है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपकी स्क्रीन पर कोई भी इमेज या कोई भी UI या कोई भी विजुअल आउटपुट, मतलब सिंपली ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए आपका GPU बनाया गया है। अब GPU आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड GPU जो कि आपका CPU में ही इंटीग्रेटेड होता है, मतलब कि ग्राफिक्स को हैंडल करने वाला प्रोसेसर CPU के अंदर ही बिल्ट इन होता है, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत लिमिटेड होती है। मतलब कि ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क लाइक 3D रेंडरिंग, हाई एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइंस के लिए वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं। और इस केस में आपको अपने लिए एक डेडिकेटेड GPU परचेस करना पड़ता है। एक डेडिकेटेड GPU सिंपली वो GPU होता है जो कि CPU में बिल्ट इन नहीं होता है। उसका खुद का एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे हम ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं, जिसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं लाइक उसके खुद के मेमोरी मॉड्यूल, सेपरेट वीडियो बायोस, कुछ पावर कनेक्टर्स एंड और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स। और ये ग्राफिक्स कार्ड आपके मदरबोर्ड के PCI एक्सप्रेस स्लॉट से कनेक्ट होता है। सो अगर आपके CPU में इंटीग्रेटेड GPU है, इन दैट केस यू डोंट नीड टू बाय अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अनलेस आप ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क करते हो तो। एंड यस, अगर आप एक डेडिकेटेड GPU बाय करते हो तो जस्ट लाइक CPU आपको उसके लिए भी कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट यहाँ आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि GPUs के साथ कंपनी से आपको कूलर्स भी प्रोवाइड करती है जो कि इनफ होते हैं आपके GPU को कूल रखने के लिए। नाउ बंद करते हैं अपने केस को और बात करते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की जो कि केस के बाहर रहने वाले हैं एंड जिनका खाली नाम लेना ही काफ़ी है क्योंकि इनके बारे में आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। और वो है एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर। अगर आपको मॉनिटर में बिल्ट इन स्पीकर नहीं मिलता है तो मॉनिटर आपको डिस्प्ले के लिए चाहिए, कीबोर्ड एंड माउस इनपुट देने के लिए।
अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से बेस्ट होते हैं, वायर्ड या वायरलेस, या फिर किस टाइप के मॉनिटर आपको बाय करने चाहिए। अभी हम बस उन कंपोनेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं जो कि आपको पीसी बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं। एंड हाँ, एट लास्ट आपको चाहिए होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कोई भी हो सकता है, चाहे लिनक्स हो या विंडोज़ हो, वो आपके ऊपर है। आपको जो भी यूज़ करना पसंद हो वो आप बाय कर सकते हैं। लिनक्स ओपन सोर्स है तो आपको उसके कई वर्जन्स फ्री में मिल जाते हैं, जबकि विंडोज़ आपका पेड होता है, बट उसे भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, जो कि मोस्टली लोग करते ही हैं। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है हाउ टू गेट विंडोज़ 10 फॉर फ्री, सो आप उन्हें देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कंपोनेंट एंड योर पीसी इज़ रेडी टू यूज़। बट अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेकेंडरी कंपोनेंट्स पर, जो कि मस्ट हैव तो बिल्कुल नहीं है, बट अगर आपको उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है वेब कैम। अब वेब कैम क्या होता है वो तो सभी को पता ही है। सो अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हो जिसमें आपको काफ़ी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़ती है, तो वहाँ आप अपने लिए एक वेब कैम बाय कर सकते हो। बट अगर सिर्फ नॉर्मल वीडियो कॉलिंग की बात है तो वहाँ आप अपने मोबाइल से भी कर ही सकते हो। उसके लिए आपको अपने पीसी पर एक कैमरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकेंड कंपोनेंट इज़ UPS, विच स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपके पीसी के लिए एज अ बैटरी बैकअप काम करता है। जब भी कोई पावर फेलियर होता है या फिर वोल्टेज कम ज़्यादा होती है तब एक एवरेज UPS ऑन एन एवरेज आपको कुछ 5 से 10 मिनट दे सकता है, जिसमें कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को सेव करके ग्रेसफुली अपने पीसी को शट डाउन कर सकते हो। ऑल्सो UPS आपको इरेगुलर वोल्टेज से भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दे देता है। सो अगर आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आप अपने लिए एक UPS बाय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर, या सिंपली कोई ऐसा हार्डवेयर जो कि आपको अपने पीसी पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए। क्योंकि ऐसा होता है कि लगभग हर मदरबोर्ड के साथ आपको ईथरनेट पोर्ट तो देखने को मिलता है, बट हर मदरबोर्ड में आपको बिल्ट इन वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो अगर आप अपने पीसी पर वाईफाई यूज़ करना चाहते हो तो आपको भी एक वायरलेस अडेप्टर लेना पड़ेगा। And yes, same is the case with Bluetooth. So last component according to me on this list is a sound card. Sound card simply एक expansion card होता है जिसका काम होता है आपके PC में ऑडियो सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करना। बट आपको साउंड कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मदरबोर्ड में जो ऑडियो प्रोसेसर दिया होता है वो मोर देन इनफ होता है एक क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। बट अगर आप एक ऑडियो फाइल हो या फिर अगर आप प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिंग या एडिटिंग वगैरह करते हो तो आप अपने लिए एक डेडिकेटेड साउंड कार्ड बाय कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। इसी के साथ हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर आपको लगता है कोई कंपोनेंट मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक द वीडियो और नॉट, और क्या आप पीसी से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो या नहीं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को या सीखने को मिला हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जो लोग पहली बार चैनल पर आए हो वो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे एफर्ट्स कुछ रिजल्ट शो कर रहे हैं। सो अलविदा करने का समय आ गया है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।